हेलो फ्रेंड्स, फाइनली एमपीपीएससी ए का नोटिफिकेशंस आउट हो चुका है और अगर हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तो 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट स्टूडेंट यहां पर काफी ज्यादा मायूस है, उन्हें लग रहा है सर कि इस बार जो वैकेंसीज है वो बहुत कम है। इनिशियल स्टेज पे जब एमपीपीएससी ए का नोटिफिकेशंस आउट हुआ तो सिविल इंजीनियरिंग में एज ए असिस्टेंट इंजीनियरिंग की टोटल 13 वैकेंसीज निकाली गई थी और 13 वैकेंसीज के लिए स्टूडेंट यहाँ पर काफी ज्यादा मायूस दिख रहे थे। बट जब जैसा ही सेकंड नोटिफिकेशंस आया तो उसके अंदर उन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा 10 और वैकेंसीज को ऐड किया गया है। तो अब तक जो नोटिफिकेशंस हमें मिला है उसके मुताबिक जो टोटल वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है एमपीपीएससी ए के अंदर, वो आपके पास टोटल 23 वैकेंसीज हो गई है। और ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ये वैकेंसीज हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। अभी भी ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है क्या सर वैकेंसीज बढ़ेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस है। अगर हम प्रीवियस नोटिफिकेशन देखते हैं प्रीवियस ईयर्स की तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि बाद में लास्ट स्टेज तक वहां पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जो पहले ऐड नहीं किए गए थे, बट लास्ट में उन सभी को ऐड कर दिया गया था और फाइनल कंक्लूजन में आपको वहां पर मोर देन 450 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली थी। हालांकि अगर हम बात करते हैं 2025 की तो यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज में सिर्फ 13 वैकेंसी देखने को मिली थी, बट सेकंड नोटिफिकेशन आउट हुआ तो उसमें पीडब्ल्यूडी को ऐड किया गया है तो आपके पास टोटल 23 वैकेंसीज हो गई है। अभी भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हालांकि जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा वो मार्च और अप्रैल के एंड तक निकल के आएगा कि अब आपके पास ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाकर कितना कर दिया जाए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एमपीपीएससी ए की तैयारी कर रहा है वो मायूस मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस जरूर है डियर। आज हम बात करेंगे आपके पास एमपीपीएससी ए के एग्जाम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे और सिलेबस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर सिलेबस में सर ऐसे क्या चेंजेस किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं आपके पास एमपीपीएससी ए के एग्जाम पैटर्न्स की, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट स्टेज में आपके पास प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, जबकि सेकंड स्टेज में आपके पास सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम बात करते हैं एमपीपीएससी ए की तो यहाँ पर एक ही पेपर्स आपका कंडक्ट करवाया जाता है और जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसी के अंदर 2 पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास रहता है जनरल स्टडी का और सेकंड पार्ट रहता है आपके पास एज अ रिलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड का। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग का आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी किसकी सर, सिविल इंजीनियरिंग की। तो अगर हम बात करते हैं ये दोनों ही पार्ट्स जो होते हैं ये एक ही पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे, वो कितने पूछे जाते हैं सर, वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके पास कितने मार्क्स का होता है सर, 3 मार्क्स का होता है। जिससे अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडी का जो टोटल स्कोर यहाँ पे काउंट किया जाता है वो आपके पास 150 मार्क्स का होता है। वहीं पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 3 मार्क्स का होता है, जिससे आपके पास टोटल मार्क्स बन जाते हैं 300। तो जो ये आपका पेपर 1 होता है जिसमें आपका टेक प्लस नॉन टेक दोनों ही पार्ट इंक्लूड किया जाता है, जो आपके पास टोटल मिला के कितना बनता है सर, आपके पास ये 450 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 450 मार्क्स का। जैसे ही आपका पेपर 1 कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी आपकी कट ऑफ निकलकर सामने आती है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है और जो आपका सेकंड स्टेज होता है उसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। इंटरव्यू के जो मार्क्स रहते हैं यहाँ पर वो आपके पास 50 मार्क्स रहते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह से अगर हम इन दोनों का स्कोर काउंट करते हैं तो जो आपका फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपके पास आउट ऑफ 500 मार्क्स से बनेगी डियर। तो एमपीपीएससी ए के अंदर बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेपर्स कंडक्ट करवाया जाता है। आपके पास ज्यादा यहाँ पे झंझट नहीं है। जैसा आप देख रहे होंगे यूपीपीएससी के अंदर क्या क्या किया गया है, पेपर्स पैटर्न का चेंज किया गया है काफी ज्यादा। हालांकि यहाँ पे सिलेबस चेंज किया है, पेपर्स आपका एक ही रहने वाला है। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस एनालिसिस की तो वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे आपके सेक्शन बी पार्ट्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम एज अ सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एमपीपीएससी ए के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है ना, यहाँ पे 10 यूनिट्स है, यानी कि आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर इक्वल वेटेज होती है डियर।
क्लियर है। अगर आप प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हाईवे इंजीनियरिंग में आपको इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, अलाइनमेंट, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एंड रूलर रूल्स, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया आपके पास, प्लानिंग, लाइटिंग, मार्किंग, ड्रेनेज, एक्सीडेंट हो गया, मटेरियल एंटोनॉमी, मॉडल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एमिनिटीज एंड मेंटेनेंस, फ्लाईओवर, ये थोड़ा सा आपके पास एडिशनल पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गेट है इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, सिलेबस सिमिलर उसी की तरह है। क्लियर है, कुछ ज्यादा यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। बट अगर आप 5th यूनिट के साथ जाओगे, मटेरियल और एम्यूनिटी, मॉडल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एम्यूनिटीज, मेंटेनेंस एंड फ्लाईओवर, ये थोड़ा सा आपके लिए एक न्यू पार्ट्स रहता है। क्लियर है, तो इसकी भी आपके पास इक्वली वेटेज रहेगी। तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं आपके सेकंड सब्जेक्ट की। तो सेकंड सब्जेक्ट्स में आता है आपके पास हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में आप क्या स्टडी करते हैं यहाँ पर सर? बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं एंड ओपन चैनल्स फ्लो स्टडी करते हैं और हाइड्रोलिक मशीनरी, वही यहाँ पर दिया गया है आपके पास टोटल 5 यूनिट्स में। पहले में आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स प्रॉपर्टीज हो गया, प्रेशर मेजरमेंट हो गया, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, बॉयंसी एंड फ्लोटेशंस, बेसिक पार्ट्स है। सेकंड यूनिट में आपको काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लो, मोशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में। उसी तरह से थर्ड यूनिट की बात करते हैं पाइप फ्लो के बारे में, विस्कस फ्लो का, डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट में आपको ओपन चैनल फ्लो की स्टडी करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और लास्ट यूनिट में आपके पास मशीन एंड पावर ट्रांसमिशन, यानी कि हाइड्रोलिक मशीनरी से रिलेटेड। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक्स के अंदर 3 पार्ट्स इंक्लूडेड है। एक आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है, ओपन चैनल फ्लो हो गया है, और थर्ड आपके पास मशीनरी हो गया है। क्लियर है, बिल्कुल जो आप गेट और ईएससी के लेवल की स्टडी करते हैं, यहाँ पे भी आपको उसी लेवल को टच करना है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड यूनिट, तो थर्ड यूनिट में आता है आपके पास जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम कुछ पार्ट सॉइल मैकेनिक्स का कवर करते हैं और कुछ पार्ट हम फाउंडेशंस का कवर करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑफ सॉइल, एनालिसिस एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉइल टेस्टिंग आपको स्टडी करना है। सेकंड में आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड शियर स्ट्रेंथ, यानी कि आपका सॉइल मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट रहता है। उसके बाद आता है अर्थ प्रेशर, स्लोप, स्टेबिलिटी, टाइप्स, थ्योरीज एंड मेथड्स के बारे में। क्लियर है। फोर्थ यूनिट में आपको फाउंडेशन, शैलो, डीप के बारे में डिस्कस करना है। और फिफ्थ यूनिट में आपको सॉइल इंप्रूवमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, जहां पे आपके कंपैक्शन, कंसोलिडेशन टॉपिक्स कवर करने हैं डियर। ये आपका यूनिट थर्ड है। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, तो यूनिट फोर्थ में आपके पास इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टडी करना है। क्लियर है। तो इसके अंदर भी हमारे पास मोस्टली 3 से 4 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग का रहता है, दूसरा पार्ट आपका वेस्ट वाटर का रहता है, थर्ड पार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन का रहता है। तो देखते हैं, फर्स्ट यूनिट में आपको वाटर क्वालिटी, डिमांड, कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा आपको रॉ वाटर स्टडी करना है। सेकेंड यूनिट में आपको वेस्ट वाटर डिस्कस करना है पूरा। थर्ड में आपको इसका, थर्ड यूनिट में उसका ट्रीटमेंट देखना है। फोर्थ में आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है। फिफ्थ में आपको सर, फोर्थ में ही एयर पॉल्यूशन दिया गया है। और जो यहाँ पे फिफ्थ यूनिट है वो आपके लिए थोड़ा सा नया है, एक्ट्स एंड स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि अगर आपने मेरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टडी किया होगा तो वहां पे मैंने ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाई है। ऑल दी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, नेशनल क्लीन प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब आपको स्टडी करना है। स्मार्ट सिटी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपका 4 से 5 पेजेस के अंदर इसको हम कवर करते हैं। क्लियर है। ये आपका यूनिट फोर्थ हो गया है। यूनिट फिफ्थ में हम बात करते हैं आपके पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में देखिएगा, पहले आपको इन्वेस्टिगेशन मेथड, कंस्ट्रक्शन मेथड, शेड्यूलिंग एंड ये, तो देखिएगा आप इसमें कुछ पार्ट आपको सीपीएम पार्ट्स का कवर करना पड़ेगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का इसके अंदर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर है। हाँ, आपके लिए यहाँ पे जो फोर्थ यूनिट है वो देखिएगा, वो MPPW की जो मध्य प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो भी कन्वर्शन ऑनलाइन प्रोसीजर रहते हैं, फॉर्म इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड स्टोर के, वो आपको डिस्कस करने होंगे। क्लियर है। उसके बाद साइट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, लेबर लॉज, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज, ये थोड़ा सा आपके पास एडिशनल है। ठीक है, ये यूनिट्स। उसके बाद हम टेंडर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर, वही जो आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेंडर्स के बारे में। क्लियर है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस की। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटर्मिनेंट, फ्रेम्स, ट्रस, सिंपल एंड प्रिंसिपल ट्रसेस, ट्रेन,
शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है, वर्चुअल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी बहुत ही सिंपल है, आर्च के बारे में, सस्पेंशन केबल्स के बारे में, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में आपको स्टडी करना है और प्लास्टिक थ्योरीज के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है? वही है जो हम गेट और ईएससी लेवल की स्टडी करते हैं, ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद आप आता है आपके पास स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम आरसीसी स्टडी करते हैं। तो देखिएगा आरसीसी जो यहाँ पर मेनली जो फोकस किया गया है वो आपका लिमिट स्टेट मेथड पे फोकस किया गया है। तो जो भी आपको आरसीसी हमने कवर करवाई है, आपको सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड से ही उसका एनालिसिस और डिजाइन पार्ट कवर करना है। क्लियर है? पहले यूनिट में देखिएगा आपको क्या देखना है, शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लाइन, जो भी बेसिक आपके पास मटेरियल थे, जो भी आपके टेस्टिंग थे आरसीसी को कवर करने से पहले वो आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड में आता है आपके पास डिजाइन पार्ट। डिजाइन में आपका स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, फुटिंग हो गया, स्टेयर केस हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड कोड, जो आपके न्यू कोड है। थर्ड यूनिट में आपको देखना है स्टील लिमिट स्टेट मेथड। हाँ, ये चीज इसने क्या की है कि इसने स्ट्रक्चर डिजाइन में इसने आरसीसी और डीएसएस दोनों ही पार्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, दोनों पार्ट्स को एक साथ, डीएसएस भी आपका आ गया इसमें और आरसीसी भी आ गया। तो देखिएगा, और लास्ट में आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज इंजीनियरिंग भी ऐड हो गया है। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात करता हूं एसडी, तो इसमें मेरे 3 पार्ट्स कवर होंगे। एक सर आरसीसी मेरा कवर होगा, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कवर होगा, और एक सर मेरा ब्रिज इंजीनियरिंग कवर होगा। क्लियर है? आप चाहो तो हाईवे इंजीनियरिंग के साथ कवर कर सकते हैं, बट हाईवे इंजीनियरिंग का वेटेज अलग से ही दिया उन्होंने। कितना? वो इक्वली 10% का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सभी में, 10-10% सारे सब्जेक्ट इक्वली पूछे जाएंगे। तो अगर आप देखिएगा आरसीसी हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया और ब्रिज इंजीनियरिंग हो गया, इसकी वेटेज भी कितनी है सर आपके पास? 10% है। क्लियर है? बिल्कुल सही। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कोस्टिंग। देखिएगा ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसको ऐड किया गया है। देखिएगा टेंडर जो है हमारे पास इंजीनियरिंग इकोनॉमी में कवर करते हैं हम प्रीवियस, ठीक है, बट इसमें अलग से एस्टिमेशन कोस्टिंग भी दे दिया गया है। वैसे तो हम एस्टिमेशन कोस्टिंग के अंदर ही क्या करते हैं, इंजीनियरिंग इकोनॉमी को कवर कर लेते हैं। क्लियर है? बट उसने अलग अलग दे दिया है। तो जो भी आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और मैनेजमेंट के पार्ट्स है उसको आप अलग रखिएगा। तो देखिएगा सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कोस्टिंग में उसने क्या बोला है, जो भी आपका बेसिक सर्वे है आप उसको स्टडी करना है। आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कवर करना है, रिमोट सेंसिंग, ये पार्ट थोड़ा सा एडिशनल है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में आपको जीआईएस और जीपीएस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जीपीएस होता है आपके पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और जीआईएस होता है आपके पास जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआई और जीपीएस ये आपके पास क्या है, एडवांस सर्विंग का पार्ट है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास क्वांटिटी ऑफ एस्टीमेट, प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग, टाइप ऑफ मेथड, एस्टिमेट, मेजरमेंट, ठीक है, एस्पेक्ट्स, क्वांटिटी, यानी कि पूरा का पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यहाँ पर दे दिया गया आपके पास। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट, एमपी गवर्नमेंट शेड्यूल रेट्स, रेट एनालिसिस, फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट, वर्क वैल्यूएशंस। ठीक है, यूनिट 8। यूनिट 9 में देखते हैं हम आपके पास, तो यूनिट 9 में आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। देखिएगा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में इसमें कुछ पार्ट इरिगेशन का ऐड किया है और कुछ पार्ट आपका हाइड्रोलॉजी का ऐड किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला है इरिगेशन नेसेसरी, स्कोप, बेनिफिट हो गया, इफेक्ट्स, उसके डेवलपमेंट, मेथड, सिस्टम, ग्राउंड वाटर्स एंड वेल इरिगेशन। तो देखिएगा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम किस किस की स्टडी करेंगे? सबसे पहले सर हम हाइड्रोलॉजी कवर करेंगे, ये देखिएगा हाइड्रोलॉजी कवर करेंगे। उसके बाद हम इरिगेशन पे जाएंगे, ठीक है, इरिगेशंस पे जाएंगे। और थर्ड हम आपके पास वेल हाइड्रोलिक्स, ठीक है, वेल हाइड्रोलिक्स का पार्ट कवर करेंगे। तो ये आपके मोस्टली है जो आप गेट और ईएससी लेवल की स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ज्यादा इसमें ये नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि सर ये हम कवर नहीं कर सकते, ये कवर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गेट और ईएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे आपके मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स है, देखिएगा आप किसी भी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, मोटार हो गया, एग्रीगेट हो गया, लाइम हो गया, उन सभी को आपको डिस्कस करना है, उनके टेस्ट कवर करने हैं। क्लियर है? उसके बाद ऑल कन्वेंशनल एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्ट एंड आईएस कोड, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड यूनिट में आपको कंक्रीट के बारे में डिस्कस करना है, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में, उसके बाद डिजाइन मिक्स के बारे में, रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में। हाँ, ये थोड़ा सा आपका रेडी मिक्स कंक्रीट है, ये आपके पास एडिशनल टॉपिक है। क्लियर है? उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट आ गए, ऑल द मशीनरी, प्लास्टर, पॉइंटिंग, फ्लोर, रूफ्स, डोर, विंडो एंड स्टेयरकेस, प्लानिंग प्रिंसिपल, बॉयज लॉ, नेशनल बिल्डिंग कोड, अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं तो बिल्डिंग प्रोविजन दिए गए आपके, प्लम्बिंग, सैनिटरी, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सेफ्टी, थर्मल साउंड,
एकॉस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रीन बिल्डिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। तो देखिए उतना एडिशनल नहीं है। हालांकि अगर हम बात करते हैं आपके पास गेट और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 80% सिलेबस सेम वही है, सिर्फ आपके पास जो यहाँ पर 5th यूनिट है, हर यूनिट का जो आपका 5th पार्ट है वो आपके पास थोड़ा सा एडिशनल है, और ब्रिज इंजीनियरिंग का पार्ट है जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड किया गया है। क्लियर है? बाकी आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एमपीपीएससी एई की तैयारी कर सकते हैं वो हमारी एप्लीकेशन ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी एमपीपीएससी एई के नाम को आपका एक कोर्स मिलेगा डियर, जहां पर हमारे पास थ्योरी प्लस जितने भी प्रैक्टिस सेशंस है, यूथ का पब्लिकेशंस का पूरा सॉल्यूशन हमने वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो जल्दी कीजिएगा डियर, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी फॉर्म फिलअप भी नहीं किया गया है, और जब तक आप फॉर्म फिलअप करते हैं तब तक आप कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, और जब तक आपकी एग्जाम डेट आउट होती है तब तक डियर आप कम से कम आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए डियर। तो सभी को मेरी ओर से ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम की तरफ से आपकी कैरियर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।